हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी फिर क्लास 10th के साथ। जी हाँ दोस्तों, फिर से हमारा क्या रहने वाला है, आज हमारा रहेगा क्लास 10, जो कि लास्ट चैप्टर चल रहा है क्या कि इलेक्ट्रिसिटी। और दोस्तों आज कहें तो हमारा पार्ट रहने वाला है 4। दोस्तों 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आज पार्ट है दोस्तों हमारा 4th पार्ट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जहां पहले छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, कल भी तैयारी की थी और कल भी तैयारी करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक हमारा रहेगा, पहले सिंपली चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे ओम्स लॉ पर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई एक रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं हम बात कर लेते तो आएगा दोस्तों सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, किस चीज को हम सर्किट डायग्राम बोलेंगे, किसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम? तो दोस्तों एक ऐसा डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है, जो इंडिकेट करता है कि हमें कैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कैसे इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस को, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को, इक्विपमेंट को अरेंज करना है, कैसे जोड़ना है किसी सर्किट के अंदर, किसके थ्रू? कंडक्टिंग वायर के थ्रू। तो दोस्तों क्या होता है कि अ डायग्राम, ये एक तरीके का डायग्राम है, अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ to connect the different electrical equipment in a electric circuit by using them symbols, okay, known as क्या कहलाता है दोस्तों? सर्किट डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्किट डायग्राम कहते हैं दोस्तों इस चीज को। क्या कि देखिए एक डायग्राम होता है जो इंडिकेट करता है हाउ टू कनेक्ट द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कैसे कनेक्ट करना होता है, तो वही चीज क्या कहलाती है? सर्किट डायग्राम कहलाता है। या हम कहते हैं कि किसका यूज करके? सिंबल का यूज करके। नहीं आया कोई बात नहीं दोस्तों, दूसरा देख लीजिए, लिखेंगे अ सर्किट डायग्राम इज दैट डायग्राम, और करके लिख सकते हैं, इज दैट अ सर्किट डायग्राम is that diagram in which electrical equipments are connect all together in a sequence with the help of कंडक्टिंग वायर का यूज करके जब हम क्या करते हैं, काफी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारा डायग्राम बन के तैयार होता है उसी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया हमने, सबसे पहले यहाँ पर ले लिया हमने बैटरी। ओके, बैटरी लिया, ये लिखा यहाँ पर, ये लगाया, देखिए यहाँ पर ले लिया हमने एक की ले लिया दोस्तों। उसके बाद हमने एक रेसिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर लगा दिया हमने एक एमीटर लगा दिया। और दोस्तों ये क्या लिख दिया है, छोटी तो बैटरी बनाई नहीं, हाँ ये हुआ दोस्तों बैटरी, एक ये है और एक ये है, दो है, 2 सेल है एक बैटरी। तो यहाँ करके ये यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पर करके ये क्या लगा दिया हमने? वी लगा दिया, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, एमीटर सीरीज में होता है। और ये की हेल्प से हमने क्या? बैटरी। देखिए ये क्या है, ये किसका सिंबल है? हमने कहा किसकी वजह से जोड़ते हैं? सिंबल का यूज करके। दिस इज द व्हाट? बैटरी। ये क्या है? की है हमारी,
ये क्या हो गया, एमीटर हो गया, जो क्या काम करता है, लाइट को यानी कि करंट को मेज़र करता है। ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, जो वोल्टेज को मेज़र करता है। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। दोस्तों लगभग हम सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे, बैटरी के बारे में पढ़ चुके हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, की वगैरह क्या होती है, जो किसके ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसी डायग्राम को क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम, जिसमें अलग अलग इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं कंडक्टिंग वायर की हेल्प से। क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम कहलाता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स था, बिल्कुल सिंपल चीज़ थी दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अभी हमने कहा रेसिस्टेंस। क्या होता है रेसिस्टेंस दोस्तों? रेसिस्टेंस है क्या? रेसिस्टेंस अभी हमने यूज़ किया। क्या है रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस होता है जो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा उसके फ्लो को। तो लिखेंगे दोस्तों क्या, रेसिस्टेंस इज दैट substance which oppose the flow of current, जो करंट के किसको, फ्लो को रोकता है। करंट बह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसको बहने से रोकेगा। क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो रेसिस्टेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसके फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय आर। क्या होता है, आर, एंड रिप्रेजेंटेड बाय पहले देखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ओके, आगे बात करें, इस यूनिट इज ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। किस में मेजर करते हैं, तो किस में मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। और रेसिस्टेंस को डिनोट किससे किया जाता है, आर से। आगे अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंस टू टाइप्स के होते हैं। रेसिस्टेंस आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरीके के होते हैं, टू टाइप्स। एक तो होता है फिक्स्ड रेसिस्टेंस होता है दोस्तों, और एक होता है हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको हम और क्या भी बोल सकते हैं, सिंपल रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, और रियोस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रियोस्टेट भी बोलते हैं दोस्तों। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों ऐसे, जो दिया होगा वो रेसिस्टेंस है, और ऐसे अगर करके ऐसे और यहाँ पर एरो साइन होगा तो ये रियोस्टेट है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। क्या है ये, एक तरीके का क्या होता है, सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रेसिस्टेंस। रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड रेसिस्टेंस, एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। फिक्स्ड रेसिस्टेंस सिंपल आर भी बोल सकते, रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, पर वेरिएबल रेसिस्टेंस को एक नाम होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिस्टेंस को सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिखेंगे इट डिपेंड्स, एक चीज और लिख लेते हैं दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, on the nature of conductor, length comma area of cross section and temperature। किस किस चीज पर डिपेंड करता है दोस्तों रेसिस्टेंस? पहली बात तो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर, एक तो कंडक्टर के नेचर पर,
लेंथ पर कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और किसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आई होप कि दोस्तों रेसिस्टेंस के बारे में आप लोगों का सब क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे फिर अगले टॉपिक के बारे में जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, ओम्स लॉ। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं चाहता हूं दोस्तों एक क्या करिए, आप इसको एक नोट्स बना के रखिए। अगर नोट्स बना के रखेंगे तो आपको एक्सटर्नल किसी नोट्स की ज़रूरत भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, जिसने नहीं लिया भाई ने, प्लीज़ वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे आगे पॉइंट के बारे में जो हमारा है ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? तो दोस्तों अगर इसका स्टेटमेंट कहा जाए तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। चलिए क्या होता है, इट स्टेट्स दैट, लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between its two ends। देखिए दोस्तों क्या है, ये बताया गया कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर घट भी नहीं रहा बढ़ भी नहीं रहा, तो उस कंडीशन के अंदर हमने ये वायर ले ली एक, और इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने कहा गया एक एंड ये रहा और एक एंड इसका ये रहा, समझ के चलिए। ए और बी दो एंड हैं, और इस ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट ये फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों जो करंट फ्लो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के, और पोटेंशियल डिफरेंस जो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे किया जाता है, V से। समझ में आया? यस, समझ के चलिए। दो एंड है किसी कंडक्टर के, इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के, दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है ना? चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज क्या? तो दोस्तों कहेंगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इज इट क्लियर? या हम ये भी कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आगे क्या लिखते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाता है दोस्तों, IR आ जाता है। क्या आ जाएगा दोस्तों, IR। I तो है पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की जगह क्या हो गया, R। लिखेंगे R इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट which is known as क्या बोलते हैं, अभी रेसिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू IR हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है किसका दोस्तों, ये आ जाता है हमारा ओम्स लॉ का। क्लियर हुआ ना? यस, होना चाहिए। इसमें हम कहें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम I के टर्म में लिखते हैं, लिखेंगे इन टर्म ऑफ I के टर्म में लिखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, V/R हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है, देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR या RI। तो RI तो I का अगर फॉर्मूला होगा तो क्या हो जाएगा, V/R।
तो इससे ये पता चलता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के है दोस्तों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होता है बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ओम्स लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। बिल्कुल छोटा सा टर्म टॉपिक्स है, बिल्कुल ईजी है पर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे फिर वेरिएशन के बारे में दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट था ये, ज़्यादा टफ वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी चीज़ थी ये। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। किन चीज़ों पर क्या होती है, किन चीज़ों पर इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक करंट की जो होगी किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो देखिए क्या होते हैं, देयर आर टू फैक्टर्स, अभी हमने जस्ट पढ़े हैं, देयर आर टू फैक्टर्स आर एज। क्या नंबर 1 दोस्तों क्या आता है, पहला भी हमने कहा था कि एक फैक्टर तो हमारा था रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर लिखेंगे दोस्तों। कंडक्टर का पहला तो क्या था, रेसिस्टेंस होता है जिस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे, अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो ये कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये कम होगा तो अगर ये कम होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए नहीं दोस्तों, बिल्कुल सेम, दोनों एक ही बात कही है कि करंट अगर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस कम, और रेसिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम। ओके चलिए, सेकंड होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर बिटवीन टू एंड्स। ओके, दो एंड के बीच में दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। देखिए करंट का जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक करंट की, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला तो होता है हमारा क्या, रेसिस्टेंस, दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए दोस्तों एक और टॉपिक है, इस पर बात कर लेते हैं वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट with respect to the potential difference। क्या वेरिएशन है, किस किस के बीच में करंट इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या वेरिएशन होता है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि इफ द strength of the electric current increases, then the potential difference क्या होगा, will also increases, क्योंकि हमें पता है क्या कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, V के होता है। अगर क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक एग्जांपल के तौर पर देख ले, एग्जांपल, इफ द इलेक्ट्रिक करंट become half, then I will also, and then V will also half, क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट हाफ होगा तो V की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। एंड if I is equal to what, twice, I is twice, या is डबल लिखेंगे दोस्तों, is डबल, then V also डबल,
देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है कि क्या होती है कि अगर i की वैल्यू हाफ होगी तो v की भी हाफ हो जाएगी, और i की अगर डबल होगी तो v की भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दोस्तों दूसरी बात क्या होती है, किस पर हो गया ना दोस्तों, इसमें और क्या करना है, देखिए सिंपल सा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ करना ही नहीं है। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो इंक्रीज, आई डायरेक्टली वी। ये इनमें वेरिएशन है। देखिए दोस्तों, क्या इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ये आधा होगा तो ये आधा होगा, ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा। ओके ना, ध्यान रखिए दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनली होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली। तो जैसा उस पर इफेक्ट होगा सेम वैसा ही इफेक्ट इस पर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर होगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे फिर अगले टॉपिक के बारे में। दोस्तों हमारा चैप्टर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। आप जल्दी से, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है पहली वाली, जल्दी से वीडियो देख लीजिए। आगे हम धीरे धीरे आगे की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। दोस्तों एक वेरिएशन आता है करंट का, करंट और किसका, करंट का आएगा और रेसिस्टेंस का आएगा। देखिए छोटा सा वेरिएशन है, लिखेंगे वेरिएशन ऑफ I with respect to रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में देखिए क्या, यहां पर लिखेंगे द इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट is inversely proportional to the resistance। क्या होता है, रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लिखेंगे इफ द strength of I increases then the resistance will be decreases। क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अगर वो क्या होगी, बढ़ेगी इसकी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और ये कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की अगर बढ़ेगा तो पहला वाला घटेगा। माना ए के बारे में बात लीजिए, आई के बारे टर्म में लिखें आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये अगर बड़ा होने लगे तो ये कम होने लगेगा। देखें आर बढ़ेगा तो ये कम होने लगेगा इस केस में, और ये अगर कम होगा तो आर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ओके, ये बढ़ने लगेगा। उम्मीद है कि दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ आई इज हाफ then the value of R will be double। क्या हो जाएगा, अगर I की वैल्यू हाफ हो जाए तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल। whereas if I is double then the value of R will be half। जस्ट अपोजिट हो जाएगी दोस्तों। देखिएगा अगर एक डबल हो रही है, I डबल होगी, I अगर हाफ होगी तो R डबल हो गया, और I डबल होगी तो R हाफ हो जाएगा। क्यों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं ओम्स लॉ के ग्राफ के बारे में। ग्राफ कैसा होता है ओम्स लॉ में दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। चलिए एक ही बात याद रखनी है कि आई क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ओके, चलिए लिखेंगे ग्राफ बिटवीन आई एंड वी। ग्राफ हमेशा आई और वी की बात कहेंगे तो अभी हमने कहा था
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V के। और जस्ट अभी हमने पढ़ा भी है कि I अगर डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो V क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिंपली इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। तो टेबल बना लेते हैं, पहले एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर I लिखा और यहाँ पर V लिखा। ओके, चलो यहाँ पर यूनिट्स हो गई। यहाँ पर 1, 2 और 3 केसेस की बात करेंगे। फर्स्ट केस में अगर क्या होता I 5 होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, V भी 5 हो जाएगा। इसमें 10 होगा तो इसमें भी 10 हो जाएगा। इसमें 15 होगा तो दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यूनिट कुछ इस तरीके से आएंगी। ठीक है ना, 3 यूनिट हमने 3 केस लिया, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में ये देखा कि I की वैल्यू अगर 5 थी तो V की वैल्यू भी क्या होगी, 5, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया 0, ले लिया ओरिजिन है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इसको ले लो करंट, और यहाँ पर ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस PD कहें तो V साइड ये है, पोटेंशियल डिफरेंस इधर ले लिया और करंट हमारा इधर ले लिया। यूनिट लिख लेते हैं 5, 10, 15, 20। इसमें भी लिख लेते हैं 5, 10, 15, 20। चलिए दोस्तों ग्राफ प्लॉट करते हैं। I का 5, V का 5, I का 5 और V का भी 5, तो हमारा आ गया, देखिए यो इस जगह हो गया। ओके, दूसरा 10, I का 10, V का 10, I का 10, V का 10, तो दोस्तों हमारा आ गया कुछ ये इस टाइप से। देखिए तीसरा I का 15 और V का भी 15, I का 15 और V का भी दोस्तों क्या आ गया हमारा 15। देखिए दोस्तों हमारा कुछ ये, तो जब हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो लिख दीजिए दोस्तों यहाँ पर द ग्राफ बिटवीन I and V are found to be a straight line, It shows that both units are directly proportional to each other। तो यहाँ पर लाइन जो आएगी वो स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये शो करती है कि V और I दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि इसको ड्रॉ किया वो किसके अकॉर्डिंग किया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि कहा गया था कि किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो प्लीज़ आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों बिल्कुल एक बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलेंगे अगली क्लास में एक फिर से इस चैप्टर को आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ाते हुए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ज़बरदस्त तैयारी में करते रहिए दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।